नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। लद्दाख में धारा 371 या कहें आर्टिकल 371 लागू होने जा रहा है। आर्टिकल 370 तो आपने बहुत सुना होगा, 370 बहुत सुना होगा। 371 क्या है, आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। सरकार ने कहा है यहाँ हिल काउंसिल एक्ट लाया जाएगा और एक विशेष एक्ट इसके लिए बनाया जाएगा, खास तौर से लद्दाख के लिए, जिससे लद्दाख को अच्छे तरीके से ऑपरेट किया जा सके। और लद्दाख के लोगों की जो मांगे हैं, जिसके लिए आपने देखा सोनम वांगचुक काफ़ी लंबे समय से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद से फिर अभी दिल्ली में भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी ये हॉस्पिटलाइज भी हो चुके हैं, भूख हड़ताल पर हैं। तो इनकी छात्रों के लिए तो मांग है ही है, साथ ही साथ इनकी अपनी वहाँ लद्दाख के लिए भी मांगे हैं, जिसको लेकर के यहाँ सरकार एक नया एक्ट लाने जा रही है, हिल काउंसिल एक्ट। ये क्या होता है, बहुत ही आसान भाषा में मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। पूरा एंड तक रहना। इसमें मैं अनुसूची 6 भी समझाऊंगा, इसके अलावा आर्टिकल 371 पूरा समझाऊंगा। आर्टिकल 371 किन किन राज्यों में अभी लागू है, कहां कहां पर चल रहा है, और हिल काउंसिल एक्ट में क्या कुछ नया होगा, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। तो एंड तक देखना, काफ़ी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए। तो आप ये आर्टिकल देख पाएंगे, लद्दाख अब बदलने वाला है। लद्दाख के लिए पहाड़ वाला मास्टर प्लान लाया गया है, मतलब हिल काउंसिल एक्ट लाया जा रहा है। सोनम वांगचुक आप जानते हो कि मशहूर साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा इनके ऊपर मूवी बन चुकी है 3 इडियट, आप सबने देखा होगा, इनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। वर्तमान समय में ये दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर है, तबीयत भी इनकी काफ़ी ख़राब है। अब देखो, ये लगातार डिमांड कर रहे थे लद्दाख के लोगों के लिए। आपने देखा पिछली साल प्रोटेस्ट जो है हिंसक रूप में भी आ गया था एक बार, और वहाँ कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। उसके बाद इनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था, फिर बाद में इनको छोड़ा गया काफ़ी समय के बाद। फिर जब ये निकल करके आए तो इन्होंने कहा कि आंशिक रूप से हमारी मांगें मान ली गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। एक्चुअल में लद्दाखियों की मांगें हैं क्या? देखिए, क्या हुआ कि जब 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख को राज्य का दर्जा हटा करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो उस टाइम पर लद्दाख वाले लोग काफ़ी खुश हुए, क्योंकि उससे पहले उनसे काफ़ी भेदभाव होता रहा था। अब आप समझो कि लद्दाख इतना दूर में फैला हुआ है, उनको कोई काम करवाना होता था तो उसकी राजधानी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर होती थी, वहाँ से वहाँ आना, और वो भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ लखनऊ से निकलो आगरा पहुँच जाओ, नोएडा पहुँच जाओ आराम से। वहाँ पर ऐसी सिचुएशन नहीं है, दुर्गम घाटियाँ हैं, पहाड़ियाँ हैं। तो अब देखो, उन लोग को तकलीफ होती थी, उनको ये लगता था कि भाई हमारी तरफ हम कोई देख रेख करता नहीं है, हमारे लोग जो है उपेक्षित रहते हैं, और संसद में और विधानसभा में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। फिर जब अलग अलग हुआ, दोनों यूनियन टेरिटरी बना, तो ये लोग काफ़ी खुश हुए कि चलो ठीक है, यूनियन टेरिटरी बन गया, अब हो सकता है कुछ सही हो चीज़ें। फिर जस की तस रही चीज़ें, क्योंकि इनको विधानसभा नहीं दिया गया। वहीं जम्मू कश्मीर को लेजिस्लेटिव असेंबली दे दी गई। अब लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाने का मतलब ये होता है, लोकतंत्र का फायदा ये होता है कि आपको अपने एरिया के प्रतिनिधि को चुनना होता है, और वो प्रतिनिधि आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, आंसरेबल होता है, कि अगर कल को कोई काम नहीं हो रहा है, आप लेकर के मांगे गए, उसके पास नहीं मान रहा है, वो नहीं काम करा पा रहा है, तो अगली बार आप उसको वोट नहीं देंगे। इसलिए उसको भी डर रहता है, तो वो आपके मुद्दे जो हैं जाकर के विधानसभा में उठाता है, विधानसभा से मुख्यमंत्री के पास पहुंचती है या सरकार के पास पहुंचती है। अगर सरकार नहीं मांग रही होती है तो दूसरा सरकार खड़ी हो जाती है। लेकिन जब आपके यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली ही नहीं रहेगी, जब विधानसभा ही नहीं रहेगी, तो आप किसको बात कराने जाओगे? केंद्र प्रदेश रहेगा आपका, तो केंद्र को बात कहोगे, केंद्र भाई सुनेगा या ना सुने, वो तो उसके ऊपर है। तो अब ये लोग फिर मांग करने लगे कि भाई हमको भी लेजिस्लेटिव असेंबली या तो दो, या तो हमको पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, या तो अगर केंद्र शासित ही रखना है तो हमको भी लेजिस्लेटिव असेंबली दे करके केंद्र शासित रखो। जैसे दिल्ली है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है, ठीक है, राज्यपाल के तहत, उपराज्यपाल के तहत। लेकिन उसके बाद ये इन्होंने ये भी कहा कि हमारे कुछ एरिया को, कुछ हिस्से को, सरकार ने कहा कि नहीं देखो, ये बहुत सेंसिटिव जोन है, चाइना से उधर कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है, उसके बाद उधर पीओके क्षेत्र है, उससे कॉन्फ्लिक्ट लगा रहता है, तो वहाँ पर हम पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे सकते हैं, कल को कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये कहे कि चलो ठीक है, 6ठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा दे दो, 6वीं अनुसूची के तहत कुछ एक्स्ट्रा पावर दे दो, रीजनल पावर दे दो, जिससे एटलीस्ट हम किसी को नेता तो चुन सकें, वो नेता रिस्पॉन्सिबल उसको मान सकें, और उससे हम लोग गुहार लगा सकें कि हमारे यहाँ ये काम कराओ, फिर वो जाकर के अपनी मांग लेकर के आपके पास जाए। तो इसके बाद कारगिल और लेह 2 ही जिले थे यहाँ पर शुरुआत में। तो ये हुआ कि इनके लिए लोकसभा सीट अलग अलग कर दी जाए। एक ही लोकसभा सीट थी, तो दिक्कत क्या होती थी, जब एक ही रिप्रेजेंटेटिव है, उसको मिले मौका ना मिले संसद में बोलने का, 2 सीट हो जाएगी तो कंपेरेटिवली 2 गुना चांस बढ़ जाएगा
संसद में आवाज उठाने का, तो ये सीट की मांग कर रहे थे। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोग की भर्ती, इनको ये भी टेंशन थी कि हमारी ज़मीन है यहाँ पर, कल को चूंकि अब आर्टिकल 370 हट गया है और लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गया है, हो सकता है कोई बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आकर के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर या पैसे की वजह से यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दें, तो यहाँ पर हमारे लोगों के लिए कोई सुरक्षित कोई ऐसा चीज़ हो कि जिससे हमारी ज़मीनों को आकर के कोई और ना बच सके। तो ये सब ये लोग मांगे कर रहे थे। अब पहले समझते हैं अनुसूची 6 को डिटेल में, फिर अनुच्छेद 371 समझेंगे, उसके बाद अभी क्या क्या मांगे मानी गई हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और हिल काउंसिल एक्ट क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। तो अनुसूची 6 क्या है? देखिए, भारतीय संविधान में आप जानते हो जब बना था, मूल संविधान था तो 8 अनुसूचियां थी भारत में, फिर उसके बाद धीरे धीरे 4 अनुसूचियां और जुड़ी, अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूची बेसिकली आप ये समझो जैसे संविधान एक पुस्तिका है, उस पुस्तिका में कुछ चीज़ों के लिए रेफरेंस डाल दिया गया है कि भाई ये छोटी पुस्तिका के लिए, इन चीज़ों के लिए आप इस छोटी पुस्तिका को फॉलो कर लें, इसमें पूरी लिस्ट दी गई है जिसमें ज़्यादा डिटेलिंग होती है। जैसे आप भी देते हो ना कोई चीज़ के रेफर, ये इसके लिए पेज नंबर 32 पढ़ें, है ना, ऐसे ही ये भी हुआ। संविधान जब अनुच्छेद सब कुछ बन रहा था तो उसमें अनुसूचियां 8 रखी गई थी शुरुआत में, उसमें कहा गया कि राज्यों की लिस्ट, बाकी जो चीज़ें हैं, भाषाएं, इन सब के लिए ये लिस्ट फॉलो करें। ऐसे ही इसमें 6ठी अनुसूची का जिक्र है, मतलब 12 अनुसूचियों में जो 6वें नंबर की अनुसूची है, उस अनुसूची में कहा क्या गया है कि अनुच्छेद 244 के जरिए किसी राज्य के अंदर किसी क्षेत्र को विशेषाधिकार दिया जाएगा। अब उस क्षेत्र में हो सकता है कि वहां पर कुछ विशेष जनजाति रह रही हो, कोई एसटी कम्युनिटी, कोई ट्राइबल कम्युनिटी रह रही हो, तो उन ट्राइबल कम्युनिटी को क्या होता है ना कि उनको इससे नहीं मतलब है कि यहाँ आप कंप्यूटर चला रहे हो, हमको ये चाहिए यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, नहीं, उनको ये मतलब होता है कि हमारे जगह मत छेड़छाड़ करने आ जाओ, हम लोग जैसे ही हु हल्ला करके वल्हा बीबी करके जी रहे हैं, हमको जीने दो, तुम डिस्टर्ब ना करो, ये हमारा क्षेत्र रहेगा, हम लोग इसमें अपने कल्चर अपने हिसाब से जिएंगे। ठीक है, तो अक्सर जो जनजातियां ट्राइबल कम्युनिटी होती हैं उनको ये रहता है कि हमारे ज़मीनों को या हमारे क्षेत्रों पर कोई आकर के बाहर ही ना आए। कोई फैक्ट्री वाला आ जाता है, वहाँ तोड़फोड़ करने लगता है, जंगल कटाई वगैरह करने लगता है, तो उनसे उन लोग को तकलीफ होती है। इसलिए लोग कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए अपना विशेषाधिकार चाहते हैं कि वहाँ पर अपन अपने हिसाब से, अपने कल्चर के हिसाब से अपना रूल लागू करेंगे। हमारा टैक्स कर संग्रह करने का तरीका होगा, हमारा जो भी चुनने का या चलाने का तरीका होगा, मुखिया गांव का कैसे रखे हैं, वो सब हम लोग जाने, आप लोग इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके लिए 4 राज्यों को AMTM, इसका ट्रिक होता है AMTM, है ना, यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों में संविधान के तहत यहाँ 6ठी अनुसूची में इसको डाला गया। इसमें क्या कहा गया, इसके तहत स्वायत्त जिला परिषद की घोषणा की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, यही अभी आएगा यहाँ पर हिल काउंसिल में। ये स्वायत्त जिला परिषद यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाई गई है और इसके तहत इन AMTM के राज्यों में कुछ क्षेत्रों को दिया गया। अनुच्छेद 244 के सब क्लॉज 2, 275 के सब क्लॉज 1 के जरिए इनको ऑटोनोमस बॉडी को अपने इलाकों में संस्कृति, कल्चर, रीति रिवाज, वन प्रबंधन, खेती किसानी, गांव कस्बों का प्रशासन, विरासत, विवाह, तलाक, इन विषयों पर कानून बनाने की छूट दी गई है। ये लोग अपना रूल बनाएंगे, अपने हिसाब से ये सब चीज़ें करेंगे। ठीक है, साथ ही इन्हें लैंड रेवेन्यू और कुछ अन्य टैक्स इकट्ठा करने का भी अधिकार दिया जाता है। लेकिन अगेन पूरे राज्य के लिए नहीं होता, ये राज्य के कुछ हिस्सों के लिए होता है। ठीक है, जैसे अब गारो, खासी, जयंतिया, ये सब जनजातियां पाई जाती हैं मेघालय में, तो मेघालय के गारो, खासी, जयंतिया जहां जहां पर रहती हैं ना, उनको ये दिया गया है। अब ऐसे ही लगभग है अनुच्छेद 371, यहाँ पर भी राज्यों को कुछ क्षेत्रों को विशेषाधिकार दिए जाते हैं, जिससे वो जो क्षेत्र हैं वो अपनी साख, अपने कल्चर को बनाए रख सकें। ये डिमांड भी करते थे। तो शुरुआत में तो जब अनुच्छेद 371 था तो इसके कोई सब क्लॉज नहीं जोड़े गए थे, केवल 371 ही था। तो केवल 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्रों को, जैसे कि आप सुनते होंगे कि सौराष्ट्र क्षेत्र सुनते होंगे, है ना, तो सौराष्ट्र क्षेत्र को, गुजरात के, तो इन क्षेत्रों को यहाँ विशेषाधिकार दिए गए थे। तो शुरुआत में अनुच्छेद 371 में विशिष्ट क्षेत्रीय सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेष, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान किए गए। इसमें इसका उद्देश्य पिछड़े हुए क्षेत्रों के आर्थिक हितों और जनजातीय समुदायों की स्थानीय परंपराओं की रक्षा करना है। जो उनकी स्थानीय परंपराएं हैं उसको बनाए रखना है। तो मूल रूप से यही था। फिर बाद में 371A से लेकर 371J तक जोड़े गए और इसमें 10 और राज्य ऐड कर लिए गए। ये अब से
आर्टिकल बाय आर्टिकल पूछा जा सकता है, इसीलिए पूरा लिस्ट लेकर के आया हूँ। अगर आप सीजीएल या यूपीएससी, यूपीपीसीएस या किसी और स्टेट के एग्जाम के पीसीएस का देने जा रहे हो तो इसमें आपसे बाकायदे पूछा जा सकता है कि बताइए अनुच्छेद 300 निम्न से किस अनुच्छेद में मणिपुर को विशेष अधिकार मिला हुआ है। ऑप्शन में अनुच्छेद 371 ए, 371 बी, सी, डी, ई ऐसे दे सकता है। तो खैर ये पूरी लिस्ट है आपके सामने। शुरुआत में अनुच्छेद 371 ही था जिसमें महाराष्ट्र और गुजरात की बात की गई थी। फिर उसके तहत 371 ए में नागालैंड जोड़ा गया, फिर असम, मणिपुर, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश, आई में गोवा और जे में कर्नाटक जोड़ा गया। अब लद्दाख को इसी में जोड़ने की बात की जा रही है, तो हो सकता है 371 का के हो, 371 का के हो और उसमें लद्दाख आपको देखने को मिले। यानी कि अब टोटल कितने राज्य हैं? 12। अब एक और जोड़ दो उसमें, जिसमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी जुड़ेगी और उसके बाद हो जाएगा 13। ये कब होगा? जब संसद में बाकायदे बिल वगैरह लाया जाएगा। संसद की बैठक होने वाली है, सत्र शुरू होने वाला है और ये जब सत्र शुरू होगा मानसून सत्र, तो उसी में बहुत ज़्यादा चांस है कि इसमें लद्दाख के लिए ये चीज़ें लाई जाए, क्योंकि अभी सरकार ने ये बताया है कि हम हिल काउंसिल एक्ट लाने जा रहे हैं। तो हो सकता है इस चीज़ को इनको 371 के में लद्दाख को जोड़ें। समझ में इतनी बात आई। अब बात आती है हम लोग की कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। अभी मांगे कितनी सुनी गई हैं, कितनी अभी बाकी हैं लद्दाख की। तो देखिए लद्दाख में अभी कुछ दिन पहले ही जिलों की संख्या बढ़ाई गई। आपको पता होगा कि लेह और कारगिल 2 ही जिले थे पहले, 5 और जिले बढ़ाए गए। अब यहाँ पर वर्तमान में 7 जिले हैं लद्दाख में। इसके अलावा 17 नई तहसीलें भी बनाई गई। 15 तहसीलें थी, 17 और आ गई। अब टोटल 32 तहसीलें होंगी लद्दाख में। तहसीलें भी बढ़ाई गई, जिले भी बढ़ाए गए, जिससे उनको और जैसे छोटे छोटे क्षेत्रों में किया जा सकेगा ना, तो और अच्छे से उनको डेवलप किया जा सकेगा, है ना। तो मतलब कि आसान हो जाएगा थोड़ा सा उनको ऑपरेट करना। तो 7 जिलों में, अब जितने 7 जिले हो गए, 7 सभी जिलों में स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद या कहें हिल काउंसिल बनाई जाएंगी। ये पर्वतीय परिषद नाम से एक नया ही टर्म जोड़ा जा रहा है। अभी मैंने स्वायत्त डिस्ट्रिक्ट जिला वाला काउंसिल बताया था ना, यहाँ पर पर्वतीय विकास परिषद के नाम से परिषद बनाई जाएगी। अब यहाँ पर जो लद्दाख के मुख्य सचिव हैं आशीष कुंद्रा, इन्होंने जानकारी देते हुए ये कहा कि संविधान के अनुच्छेद 371 के विशेष रूप से तैयार किए गए ढांचे के तहत बनने वाली प्रस्तावित केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय संस्था 7 जिला पर्वतीय परिषदों के ऊपर होगी। ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि 371 के तहत जिला पर्वतीय परिषद बनाया जाएगा और वो खास तौर से इसको और एम्पावर करने के लिए होगा। खास बात यह है कि पहले इस तरह की व्यवस्था प्रमुख रूप से लेह और कारगिल तक ही थी। अब इसको सभी की सभी 7 जिलों में की जाएगी। इसमें विधायी, कार्यकारी, वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा और लद्दाख के लिए खास तौर पर बनाया गया अपनी तरीके का ये पहला शासन मॉडल होगा। ये एक नए तरीके का यहाँ पर लाएगा। हालांकि अभी सरकार ने स्पष्ट नहीं किया है कि इस हिल काउंसिल एक्ट में हम क्या क्या चीज़ें रखेंगे, लेकिन हिल काउंसिल एक्ट लाया जाएगा तो उसमें लद्दाखियों की जो मांगे हैं उसमें हो सकता है कि 70% हो सकता है, 50% हो सकता है, 60% या हो सकता है 100% मांगे मानी जाए, जिसमें हो सकता है कि उनके रीजन्स में क्या क्या उनको शक्तियां चाहिए वो दिया जाए। मतलब अभी पूरा बिल नहीं आया, बिल आएगा संसद में तो उसके बाद ही पता चलेगा क्या क्या चीज़ें लाया जाएगा, है ना। तो ये लेकिन अपने तरीके का एक अलग ही होगा। अब यहाँ पर देखिए अप्रैल 2026 में साम, नुब्रा, चंगथांग, जास्कर और द्रास ये नए जिले के तौर पर ऐड हुए। ये 5 जिले हैं नए और 2 और लेह और कारगिल, 7 जिले टोटल हो गए। अब इतना हिस्सा तो ये पीओके है, तो ये अपने अभी पास है नहीं, और इतना हिस्सा सियाचिन है, अक्साई चीन, तो ये भी नहीं है इधर। इतना ही है लद्दाख, तो इसमें ये 7 जिलों में फैला हुआ है, ठीक है। नीचे जम्मू कश्मीर है। तो अब इन 7 जिलों के लिए उम्मीद है कि लद्दाखियों की काफ़ी डिमांड इसमें पूरी हो जाएगी इस बार के बिल में। देखना होगा कि बिल क्या आता है। जब बिल आएगा तो मैं उसको और अच्छे से आपको समझाऊंगा कि उस बिल में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या मांगे मानी गई हैं, क्या क्या नहीं मानी गई हैं अभी तक। अब इस पर आपका क्या सोचना है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, जो पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की बात हो रही थी वो दर्जा अभी नहीं दिया गया है फिलहाल के लिए। अभी इसमें ये नहीं कहा गया है। हिल काउंसिल एक्ट आ जाने का मतलब सीधी सी बात है रहेगा वो केंद्र शासित प्रदेश ही। हाँ, कुछ क्षेत्रों में स्वायत्त जब परिषदें बना दी जाएंगी तो वो एक मतलब एक प्रकार से अपने क्षेत्र के एरिया के लोगों को वो चुन करके रिस्पॉन्सिबल उनको ये चीज़ें डेवलप कराने में काम कर सकेंगे। वहाँ के लोग निवासी जो हैं वो अपना काम करवा सकेंगे। तो कुछ नए तरीके का प्रावधान है। आपको ये चीज़ें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करना जिससे और भी लोगों तक ये बात पहुँचे। और एक बहुत ज़रूरी बात देखिए,
सोनम वांगचुक जो हैं, ये इनका सपोर्ट कीजिए सभी लोग, क्योंकि ये लद्दाखियों के लिए लड़ रहे हैं, इसके अलावा छात्रों के लिए लड़ रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी क्या है ना कि अभी तो कोई नहीं आ रहा है ना, अभी नहीं कह रहे हैं कोई की सपोर्ट में, अभी कह रहे हैं कि ये फर्जी लेटा हुआ है, ये बंदा भूख पे प्यास के ऐसे ही वह पकौड़ा खा रहे होंगे या जो भी। लेकिन अभी जब डेथ हो जाएगी या कुछ हो जाएगा ना, तो आप ही लोग सब लोग स्टेटस लगाओगे, अरे महान साइंटिस्ट थे, रेप रेस्ट इन पीस, ऐसा वैसा। तो ये सब जो चीज़ें होती जो बाद में होती हैं, उसको पहले करो, पहले सपोर्ट दिखा देते तो कुछ सुधार हो जाता। तो वही है फिलहाल के लिए। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी मरने के बाद तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ ये आदमी बहुत अच्छा था, जीते जी तो कोई कहता नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।